हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के खिलाफ चाइना का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, दोस्तों बहुत बड़ी प्लानिंग भारत के खिलाफ निकलकर सामने आ रही है चाइना की। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कैसे काम करेगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क और चीन के काउंटर को बनाई गई है। इसमें रणनीति बताएंगे दोस्तों कैसे चाइना को काउंटर करेगा अपना भारत। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में है चाइना। लीक ऑडियो क्लिप में 953 शिप 1,40,000 सैनिकों की बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको क्या है दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर जापान के पीएम किशिदा का चाइना पर बहुत बड़ा हमला। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने। और इसी बीच बताएंगे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक और नया बयान दिया है दोस्तों। बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करोगे उसकी खुदाई। बताएंगे दोस्तों ऐसी ऐसी बातें और भी बहुत कुछ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां कांग्रेस में से बड़े और नेता करेंगे बीजेपी ज्वाइन। साथ ही पीएम किसान की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी की खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर चीन भारत को फंसाए रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा आपको बता दें। एक पहाड़ी इलाका होने, बुनियादी ढांचे की कमी, आवास और निगरानी की समस्या के कारण भारत और चीन के बीच की समस्याओं को उस तरह से तय नहीं किया जा सका था जो इन दोनों देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जरूरी था। एक दूसरा कारण तिब्बत भी था दोस्तों, जो 1911 से 1949 तक काफी हद तक स्वतंत्र रहा, लेकिन उसके बाद केएमटी को हराकर जो कि ताइवान भाग गए दोस्तों। चीन में वर्तमान शासन प्रणाली ने अपनी जगह बना ली। इस बीच कई घटनाएं हुई जिनमें चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा करना शामिल है। इनसे दोनों देशों के बीच तिब्बत के रूप में बफर स्टेट होने की धारणा ही खत्म हो गई है दोस्तों। वास्तविक सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच अपने अपने दावे हैं। 1947 और 1949 में दोनों देशों की को स्वतंत्रता मिलने के बाद ये दावा और बढ़ता चला गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के साथ बातचीत किए बिना चीन ने एक हाईवे बना लिया। भारत को इसकी जानकारी 1957 के करीब हुई। इसका मतलब था दोस्तों कि अक्साई चीन पर चीन ने न केवल दावा करता था बल्कि वो इस पर भौतिक नियंत्रण भी रखने लगा था। दोनों देशों के बीच बातचीत के बावजूद सीमा विवाद का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ। हालांकि चीन ने अपनी तरफ से युद्ध भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, लेकिन अभी भी न केवल अक्साई चीन पर बल्कि भारत के कई दूसरे राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखता है दोस्तों। उन इलाकों पर उसने 1962 के युद्ध से पहले या 1962 के युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इन्हीं वजहों से दोनों देशों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। ये तो था दोस्तों इतिहास में चाइना की भारत के प्रति प्लानिंग। दोस्तों अब की जो प्लानिंग चाइना की है वो ये है दोस्तों कि एलएसी पर चाइना भारत को फंसा कर रखना चाहता है दोस्तों, इसीलिए बातचीत करने को तैयार नहीं है चाइना। और बातचीत भी होती है दोस्तों तो मीटिंग अधूरी रह जाती है। और चाइना का सबसे बड़ा मंसूबा यही है दोस्तों कि वो किसी भी प्रकार से भारत को अपने मसलों में उलझाए रखे और इस पर कोई भी हरी झंडी ना दे एलएसी पर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादित क्षेत्रों पर दोस्तों भारत को हरी झंडी चाइना ना दे और उसको उलझा कर रखे, जिससे भारत और चाइना के बीच में व्यापार भी चलता रहे। जबकि यही सबसे बड़ा टैक्टिक चाइना अन्य देशों के साथ भी अपनाना चाहता है। फिलहाल भारत के साथ में है दोस्तों, तो हम भारत की बात आपको बता रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी इसका काट निकाल लिया है दोस्तों, जो कि हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा कैसे चाइना से छुटकारा पाया जा सके। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीन के काउंटर को बनाई गई रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कैसे काम करेगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अमेरिका की पहल पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क की शुरुआत क्वाड समिट से पहले जापान में हुई है दोस्तों। उसके उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जी
जी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत ने अमेरिका और अन्य देशों के साथ काम करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र का ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा करता है। इस पहल के लिए मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा से आर्थिक विकास का केंद्र रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने हमेशा दुनिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कारोबार में भारत की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पता है कि भारत में मेरे गृह राज्य गुजरात में दुनिया का पहला कमर्शियल पोर्ट लोथल में था, इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजे। बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों मोदी जी ने, जिससे चाइना को काउंटर आसानी से किया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जापान में भारतीयों के बीच पीएम मोदी जी ने कहा, मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता, मैं तो पत्थर पर लकीर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कहा, आजादी का ये अमृत काल भारत की समृद्धि का, भारत की संपन्नता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है। मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसका कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने आगे कहा, जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा अवश्य करे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों बातों ही बातों में बिजनेस स्ट्रेटजी को भी बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि विदेश नीति मोदी जी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता दोस्तों, तो मोदी जी की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, कमेंट में कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान पर क्या बहुत बड़े हमले की तैयारी में है चीन। लीक ऑडियो क्लिप में 953 शिप 1,40,000 सैनिकों की बात बता दें। रशिया और यूक्रेन में युद्ध के बीच क्या एक और लड़ाई छिड़ने वाली है। चीन के सैन्य अधिकारियों की एक और ऑडियो क्लिप लीक हो गई है दोस्तों, जिसके मुताबिक चीन रशिया की ही तरह ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये ऑडियो क्लिप चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर हेंग ने ट्वीट की थी दोस्तों। 57 मिनट की इस ऑडियो क्लिप को LUDE मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, क्वाड समिट से पहले इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को बहुत बड़ा और बहुत कड़ा संदेश और चेतावनी दी थी। जी हाँ दोस्तों, क्या दी थी चेतावनी, हम आपको बताते हैं। जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया था, कहा ताइवान पर हमला हुआ तो जापान के साथ चाइना से निपटेंगे। भड़के ड्रैगन ने दी थी हिदायत। बहुत बड़ी खबर बता दें कि हैरान और नाराज बीजिंग ने सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस दावे की निंदा की है दोस्तों कि अगर चीन स्वशासित ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका जापान के साथ सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेगा। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राष्ट्रीय एकीकरण की महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी रूप से खतरे में डालता है। चीनी मुख्य भूमि के साथ ताइवान का एकीकरण 68 वर्षीय शी का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य है, जिन्हें इस साल सत्ता में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 5 साल में एक बार होने वाली कांग्रेस द्वारा व्यापक रूप से समर्थन मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का ये धमकी चाइना के लिए दोस्तों काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। अगली खबर की बात करें, जहाँ जापान के पीएम किशिदा का भी चाइना पर बड़ा हमला, कहा हिंद प्रशांत में नहीं होने देंगे यूक्रेन जैसा प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चाइना पर बहुत बड़ा कल हमला बोला दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो हिंद प्रशांत में यूक्रेन जैसा प्रयोग नहीं होने देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने अमेरिका जापान के बीच ताकत बढ़ाने और चीन से निपटने पर सहमति जताई। किशिदा ने कहा कि बल प्रयोग के जरिए यथास्थिति में बदलाव नहीं होने दिया जाएगा, भले ही इसकी लोकेशन कुछ भी हो। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में ऐसा हिमाकत का विरोध किया। चाइना पर निशाना साधते हुए किशिदा ने कहा कि हिंद प्रशांत में यूक्रेन जैसा प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। फूमियो किशिदा ने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता की जरूरत को रेखांकित किया दोस्तों। चाइना लगातार इस जगह पर ताइवान के खिलाफ दबाव बना रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर टॉप कमांडर की हत्या के बाद भड़का ईरान, कहा खून का बदला जरूर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने टॉप कमांडर की हत्या के बाद ईरान बुरी तरह भड़क उठा है दोस्तों, और उसने ऐलान कर दिया है कि वो इस हत्या का बदला जरूर लेगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम
इब्राहिम रईसी ने कर्नल हसन सैयद खोदेई की हत्या को आतंकी हमला बताया है और कहा है कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा। ये सब तब हुआ था जब तेहरान में रविवार शाम इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कर्नल हसन सैयद खोदेई की 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ईरान में इस हमले के बाद तगड़ी और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ओमान जाते समय कहा कि इस हमले की जांच से ये पता चलेगा कि इसके पीछे भी अंतरराष्ट्रीय अहंकार का ही हाथ है और जल्द ही इस खून का बदला भी लिया जाएगा, वो भी जरूर लिया जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया करके जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो दोस्तों। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी जी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करोगे खुदाई। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उगला जहर, मोदी का विकल्प राहुल नहीं बल्कि ओवैसी। ये सब बातें दोस्तों ओवैसी ने कही है। आपको बता दें हम कि गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत में एक जनसभा की है दोस्तों। इस जनसभा में ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी का मुकाबला सिर्फ मैं कर सकता हूं, राहुल गांधी नहीं। ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आता है क्योंकि वो भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर देखते हैं। दावा करने को तो मैं भी कह सकता हूं कि मोदी जी जहां रहते हैं उसके नीचे मस्जिद है, क्या उसकी भी खुदाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। लोग हमें मुगलों से जोड़ते हैं लेकिन हमारा मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद आपकी नहीं है, बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या ज्ञानवापी को भी जाने देंगे। ओवैसी ने सभा में मौजूद लोगों से मस्जिदों को आबाद करने की शपथ लेने को भी कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि छोड़ दीजिए उस कांग्रेस पार्टी को जिसका भारत से वजूद खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर कोई जानता है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो मोदी को रोक सके या मोदी को जवाब दे सके। गुजरात में पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ AIMIM ने चुनाव नहीं लड़ा। जब पता किया कि बीजेपी कैसे जीत रही है तो समझ आया कि बीजेपी और कांग्रेस का टांका भिड़ा हुआ है। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो जीतकर बीजेपी के पास चले जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ओवैसी ने भारत सरकार और खास करके मोदी पर जमकर निशाना साधा है दोस्तों। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ हमेशा से रही है दोस्तों, और इस बार भी देखने को मिली। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, ओवैसी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मोदी जी के घर के नीचे मस्जिद निकलने की बात कह रहे हैं दोस्तों ओवैसी, और क्या वहां पर खुदाई होगी, ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जरा जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, और प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया के नए PM ने थामा भगवा, चुनाव में मिली जीत की ये बनी अहम वजह। बता दें ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी को हराते हुए धमाकेदार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार गए हैं। मॉरिसन की हार के बाद अब विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस बीच एंथनी अल्बनीज की एक फोटो और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। इसमें वो भगवा गमछा पहने हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस फोटो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के नए PM जिन्होंने जीत के लिए भगवा थाम लिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के नए PM कई मौकों पर कंधे पर ओम लिखा हुआ गमछा पहनते हुए नजर आए थे दोस्तों। ऐसे में इस भगवे गमछे को उनके जीत के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि लेबर एंथनी अल्बनीज के बारे में कहा जाता है कि वो चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को संतुलित कर सकते हैं, तो वहीं उनका भारत के साथ भी खास रिश्ता रहा है। वो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने संकट से घिरे श्रीलंका को भेजा 40,000 टन पेट्रोल। ईंधन की भारी कमी को कम करने में मिलेगी बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ऋण सुविधा के तहत 40,000 टन डीजल की आपूर्ति के कुछ दिनों बाद श्रीलंका को लगभग 40,000 टन पेट्रोल भेजा है। भारत का उद्देश्य अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्ज में डूबे इस द्वीपीय राष्ट्र यानी श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी को कम करने में मदद करना है। भारत ने पड़ोसी देश को ईंधन आयात करने में मदद
मदद करने के लिए पिछले महीने $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा दी थी। श्रीलंका हाल के दिनों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट के बाद आयात के लिए भुगतान संकट से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच जो इससे जुड़ी खबर आ रही है, जहाँ 21वां संविधान संशोधन कैबिनेट के सामने हुआ पेश, राष्ट्रपति की निरंकुश शक्तियों पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की निरंकुश शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए संविधान का प्रस्तावित 21वां संशोधन कैबिनेट के सामने पेश किया गया है। दोस्तों, विक्रमसिंघे ने कहा कि संशोधन पार्टी नेताओं के बीच रखा गया ताकि वे उस पर टिप्पणी कर सकें। उसके बाद प्रस्तावित संशोधन को अंतिम मंजूरी के लिए वापस कैबिनेट में भेजा जाएगा। विक्रमसिंघे ने एक बयान में कहा कि 21A को कैबिनेट में पेश किया गया संशोधन को पार्टी नेताओं के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद संशोधन को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया को मिलने वाली है 50 नई सरमत परमाणु मिसाइलें, रेडियो एक्टिव गड्ढे में बदल जाएगा दुश्मन, पुतिन के वफादार ने पश्चिमी को डराया। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, सबसे बड़ी चोट सेना के मनोबल पर लगी है। बीते दिनों रशिया के रेड स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री डे के परेड का उद्देश्य सैनिकों में जोश भरना था दोस्तों, तो वहीं हथियारों के बेड़ों को हुए नुकसान की भरपाई भी रशिया ने शुरू कर दी है। जल्द ही रशिया 50 नई परमाणु मिसाइलें हासिल करने जा रहा है। देश की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री रोगोजिन ने ये बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पंजाब में ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की बहुत बड़ी साजिश रच रही ISI खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर किया अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बोले तो ISI ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचने का प्लान बनाया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की ISI ने पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची है। अलर्ट में कहा गया है कि ISI के गुर्गों ने पंजाब और आसपास के राज्यों में रेल पटरियों को उड़ाने का प्लान बनाया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा कि मालगाड़ियों को टक्कर मारने के लिए रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की योजना बनाई जा रही है। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों मोदी जी के फैन हुए जापानी कंपनियों के CEOs भारत के फ्यूचर को लेकर कही ये बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान की यात्रा पर हैं दोस्तों, और इस दौरान PM मोदी जी ने जापान के कई टॉप बिजनेसमैन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जापान की कंपनियों से भारत में निवेश के मौके तलाशने की अपील भी की है। सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम की जमकर तारीफ भी कर दी। सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रेसिडेंट तोहिशिरो सुजुकी ने कहा कि PM मोदी जी जो सुधार कर रहे हैं वे भारत का मॉडर्न लैंडस्केप में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान की कंपनियां PM मोदी की आत्मनिर्भरता की मुहिम को सपोर्ट कर रही है। तोशिहिरो सुजुकी के अलावा प्रधानमंत्री ने सुजुकी मोटर कारपोरेशन के सीनियर एडवाइजर ओसामू सुजुकी, सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर मासायोशी शॉन और यूनिक्लो के प्रेसिडेंट एवं CEO तदाशी यानाई से भी मुलाकात की। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर केदारनाथ यात्रा को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, अग्रिम आदेश तक यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 10,000 यात्री फंस चुके हैं। दोस्तों प्रशासन ने किया बड़ा अलर्ट जारी और कहा जो जहां है वहीं के वहीं रहे। जी हां दोस्तों, सुबह से रिमझिम बारिश होने पर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा रोक दी है। दोस्तों सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही चली। धाम पहुंचे श्रद्धालु दिन भर आराध्य के दर्शन करते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय से गौरी कुंड तक जगह जगह हजारों यात्री रोके गए। दोस्तों प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों से जहां पर है वहीं के वहीं रहने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने को कहा। जी हां दोस्तों, खास करके प्रशासन ने शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को बड़ी चेतावनी दी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर जाखड़ को भाजपा में मिली ये कुर्सी तो कांग्रेस में से बड़े नेता करेंगे बीजेपी ज्वाइन। जी हां दोस्तों, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अब पंजाब में 1 दर्जन के लगभग बड़ी कतार के नेता भाजपा में शामिल होने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। दोस्तों इनमें से 3 नेता सुनील जाखड़ के अति करीबी हैं। चाहे चुनाव के दौरान दर्जन के लगभग अकाली दल और कांग्रेस
कांग्रेस में से बड़े कद के नेता भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब तक उनको भाजपा में सुच्चे मुंह रखा हुआ है और उन्हें चेयरमैनी सदस्यता या डायरेक्टर पदों पर नहीं बिठाया है दोस्तों। यहाँ तक कि कैप्टन अमरेंद्र द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद ये शोर मचा था कि भाजपा में जाने पर उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4-5 ऐसे सिख चेहरे हैं जो लंबे समय से भाजपा में है, उनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा, लेकिन उनकी सरकार दरबार और दिल्ली में पहुंच जरूर बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां राम मंदिर में 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी जी रखेंगे पहली शिला। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 1 जून से गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के गर्भगृह के निर्माण की पहली शिला 1 जून को रखी जाएगी। जी हां दोस्तों, मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी सोमवार तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार देश दुनिया के राम भक्तों के लिए 1 जून को गर्भगृह के निर्माण कार्य का आगाज होना बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इससे मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 1 जून को मृगशिरा नक्षत्र व आनंद योग के शुभ मुहूर्त में रामलला जी के गर्भगृह का निर्माण विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के पूजन अर्चन के बाद गर्भगृह की पहली शिला को रखेंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी सहित संत धर्माचार्य भी इस अवसर के साक्षी बनेंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी खुश हैं रामलला जी के शिला रखने को लेकर दोस्तों, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे विनय कुमार सक्सेना। राष्ट्रपति कोविंद ने की बड़ी नियुक्ति। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन की तरफ से कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को श्री विनय कुमार सक्सेना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। गौरतलब है कि विनय कुमार सक्सेना फिलहाल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोले तो KVIC के चेयरमैन है। ऐसे में दोस्तों विनय कुमार सक्सेना को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा राज्यपाल बनने के लिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बिहार में फिर गरमाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां, जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 27 मई को इस मुद्दे पर बिहार के सभी दलों की मीटिंग होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां शिवलिंग पर अखिलेश और गहलोत के बयान से नाराज कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, कहा शिव आस्था का विषय है। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग को लेकर अखिलेश यादव और अशोक गहलोत के बयान पर कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि हमारी ही पार्टी के कुछ नेता खुद को उदार दिखाने के चक्कर में शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव हो या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो, शिवलिंग को तमाशा नहीं कहा जा सकता, ये आस्था का विषय है। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी के कुछ नेता खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश में है, शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना की 11वीं किस्त मिलने से पहले आई एक और बड़ी गुड न्यूज दोस्तों। इन किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। बताते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का किसानों का इंतजार जल्द पूरा होने वाला है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 31 मई को 11वीं किस्त जारी करेंगे। 31 मई की किस्त के साथ ही कुछ किसानों को डबल फायदा मिलने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य के किसानों को एक और बड़ी सौगात दे दी है। किसानों को 1804 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत सूबे के किसानों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, पशुपालकों और SHG की महिलाओं को ये राशि दी है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11वीं किस्त भी बड़ी जल्दी आएगा, वो भी 31 मई को। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों,
दोस्तों कृपया करके थोड़ा धैर्य रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। क्या पूरी की पूरी 10 किस्त अब तक की मिली है आपको? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।